नेक्स्ट आता है हमारे पास, एक मिनट, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 67, जिसमें हमें बताना है कि जो गोल्ड नंबर है वो किसके साथ एसोसिएट होता है। तो गोल्ड नंबर क्या होता है हमारा, गोल्ड नंबर, ये टॉपिक जो है सरफेस केमिस्ट्री का है, राइट। क्लास 12 में इसे पढ़ते हैं। गोल्ड नंबर जो है हमें बताता है अगर हम 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन में, अगर हम 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन में 1 ml 10% NaCl डाल दें तो हमें देखने को मिलेगा गोल्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, हमें आइडेंटिफाई करना है, राइट, कि इनमें से कौन से कंपाउंड जो है सेस्क्री ऑक्साइड नहीं है। तो सेस्क्री ऑक्साइड जो है हमारे टाइप ऑफ ऑक्साइड होते हैं जो कि इस फॉर्मूले को जो है फॉलो करते हैं, M2O3 टाइप के फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, राइट। जो इन फॉर्मूले को फॉलो करेंगे वही हमारे सेस्क्री ऑक्साइड होंगे, राइट। पहले में तो फॉलो हो रहा है, राइट, सेकेंड में नहीं हो रहा है, थर्ड में हो रहा है, राइट, और यहाँ पे भी हो रहा है, राइट। तो इसलिए जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। यहाँ पे ये जो है फॉर्मूला फॉलो नहीं कर रहा है M2O3 वाला। एम हमारा मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 66, जिसमें हमें रेजोनेंस एनर्जी बता रखी है एंथ्रासिन की 84 है, और हम जानते हैं एंथ्रासिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। 3 बेंजीन रिंग जो है आपस में जुड़ी होती है, राइट। ये स्ट्रक्चर होता है हमारा किसका, एंथ्रासिन का। और हमें पूछा है यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की पोजीशन क्या होगी। तो हमें पता है एंथ्रासिन में नंबरिंग कैसे करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम ऐसे नंबरिंग करते हैं एंथ्रासिन में। और हमें पता है 9 और 10 में ही हमारे क्या होता है, ESR होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है उस टाइम जो है हमारे पास दोनों बेंजीन रिंग जो है इंटैक्ट रहती है, जो कि इसको स्टेबल करती है। अगर हम कार्बन 1 या 2 या 4 पे अटैक करवाएं तो जो हमारा कार्बोकेटाइन बनेगा वो स्टेबल रहता है हमारा नेप्थलीन सिस्टम से, जो कि इसको कम स्टेबलाइज करेगा एज कम्पेयर टू 2 सेपरेट बेंजीन रिंग। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा बी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि ज़ीनोन F3 पॉजिटिव की जो है करेक्ट कैटलॉग क्या है इस फॉर्म के अंदर, राइट। जहाँ पे ए जो है सेंट्रल एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स जो है हमारे नंबर ऑफ लिगेंड को, और ई जो है लोन पे को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो इसके लिए हमें ज़ीनोन F3 पॉजिटिव की शेप पता होनी चाहिए। हमें पता है जीनोन के वैलेंस सेल में यहाँ पे कितने होंगे, 7 होंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। 1 2 3 4 5 6 7, कितने फ्लोरीन है, 3 है ना, 1 2 3, ये 3 फ्लोरीन आ गया हमारे पास। तो कितने लोन पेयर बचे, 1 और 2 लोन पेयर बचे। तो सेंट्रल एटम ए है हमारा, कितना, एक ही है जीनोन, तो ए सब में ए दे रखा है। नंबर ऑफ लिगेंड क्या है, 3 है, 1 2 3, और किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, एक्स के फॉर्म में, तो एक्स भी 3 है सब में। फिर आते हैं नंबर ऑफ लोन पे कितने हैं, 2 हैं, 1 2, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, ई में, तो ना तो ये होगा ना ये होगा, तो करेक्ट आंसर इसका सी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें बताना है इन फ्लोइंग आयन में से एम्फोलाइट कौन है। एम्फोलाइट मतलब एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक कौन होते हैं, जो प्रोटॉन को हमारे एक्सेप्ट भी कर सकें और जो प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकें, उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक बोलते हैं, राइट। जैसे कि हमारे पास पहला दे रखा है PO3 नेगेटिव, तो ये एम्फोटेरिक तरह बिहेव तो कर नहीं सकता है, क्योंकि इसके पास कोई प्रोटॉन तो है नहीं डोनेट करने के लिए, इसलिए तो ये आंसर होगा नहीं। ये खाली प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके जो है HPO4 2 नेगेटिव बना सकता है, डोनेट नहीं कर सकता है, राइट। सिमिलर रीजन इसका है, सिमिलर रीजन इसका ही है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी है, क्योंकि ये जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद क्या बना देगा हमारा H2PO4 नेगेटिव बना देगा, और प्रोटॉन को डोनेट करने के बाद क्या बनाएगा, PO4 3 नेगेटिव बना देगा, राइट। तो ये इसलिए एम्फोलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें हमें बताना है कि यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर क्या है जिंक और कार्बन बॉन्ड की पोलैरिटी का। हम जानते हैं जो पोलैरिटी जो होती है वो हमारी क्या होती है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी। हमें दिख रहा है यहाँ पे कार्बन क्या है, sp प्रेजेंट है, यहाँ पे sp2 में और यहाँ पे sp3 में। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ हुआ हमारा, sp में हुआ, तो सबसे ज़्यादा पोलैरिटी हमारी किस में होगी, फर्स्ट वाले में, देन सेकंड, देन थर्ड, राइट। तो क्वेश्चन था मेन ग्रुप से। थैंक यू। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 81, राइट। यहाँ पे हमें फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी दे रखी है वाइब्रेशनल HCl बॉन्ड की कितनी, 8.667 इंटू 10⁻11/s, और हमें जो है यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट को फाइंड आउट करना है, राइट। तो हमें फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी दे रखी है इतनी, राइट, और हमें फोर्स कांस्टेंट फाइंड करना है। हम जानते हैं वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी क्या होती है, 1/2π√k/u, और हमें वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी दी हुई है और फोर्स कांस्टेंट जो है हमें फाइंड करना है। रिड्यूस मास हम निकाल देंगे, क्या होता है m1 × m2 / m1 + m2। m1 क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है 1, और क्लोरीन का कितना हो जाएगा 35.5 मोलर मास हो जाएगा। फिर हम इसको एटॉमिक मास यूनिट में बदलने के लिए इसको 1.67 इंटू 10⁻27 kg से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो रिजल्टेंट आंसर आएगा हमारे पास क्या आएगा, 1.6 × 10⁻27 kg आ जाएगा, राइट। अब हमें रिड्यूस मास भी पता लग गया है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस 2π को मैंने वहाँ पहुँचा दिया, राइट। अब मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, 2πv का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे रिड्यूस मास से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब मैं बस वैल्यू पुट करनी है, जो हमारे पास फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू आएगी वो हमारे पास ये आ जाएगी 0.048 Nm/m आ जाएगी, राइट। पर ऐसा ऑप्शन कोई है नहीं, मतलब इस क्वेश्चन में कुछ एरर है, राइट। अगर इस क्वेश्चन में अगर हमारे पास 10⁻13 होता तो जो हमारे पास जो एक्यूरेट आंसर बन रहा था वो था C, राइट। तो इस क्वेश्चन में कुछ एरर है और ये क्वेश्चन जो है IR का है, राइट। थैंक यू। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 85, जहाँ पे हमें बताना है कि जो ये एक्सप्रेशन है इसको हम क्या बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा है वैन डर वाल इक्वेशन, तो बिल्कुल गलत है, कहाँ से वैन डर वाल इक्वेशन लग रही है, वैन डर वाल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, ये होती है ना। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसको हम गिब्स हेमोल्ट इक्वेशन बोलते हैं, तो ये भी नहीं है आंसर। डी ब्रोगली इक्वेशन तो कोई बता देगा, ये भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है, राइट। तो ये क्वेश्चन हमारा कहाँ से है, थर्मोडायनामिक्स से है, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 84, जिसमें हमें बताना है कि 0 वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी क्या होगी डायटोमिक मॉलिक्यूल की, राइट। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा से है, राइट। तो हम जानते हैं जो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है वो क्या होती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास n+12 hν होती है, राइट। जहाँ पे n जो है हमारे पास क्या है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, और हम जानते हैं जब हमारे पास वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू n = क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो जो उस टाइम पे जो एनर्जी आती है ½ hν, उस एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी बोलते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर 84 का B है, ठीक है। अब आते हैं 85 पे। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें हमें बताना है कि जो ट्राईवैलेंट सीरियम और टर्बियम हैं वो कलरलेस होते हैं हमारे, बट ये जो है शो करते हैं स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन इन यूवी। ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू F to D ट्रांजिशन की वजह से, राइट। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी गैप्स होता है बिटवीन द F and D ऑर्बिटल बहुत कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें F to D ट्रांजिशन देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉन का, जिसकी वजह से हमें जो है स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन दिखने को मिलता है यूवी रे में, राइट। तो ये क्वेश्चन नैप ब्लॉक का था। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70, जिसमें हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखे हैं किसके, एक एसोसिएशन रिएक्शन के, जिसमें A और B आपस में मिलके AB बना रहे हैं। जिसमें जो है पहला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है हमें कितना दे रखा है, 1.80 × 10⁻30 डेसीमीटर³ मोल इनवर्स दे रखा है, राइट। और सेकंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी दे रखी है और इनकी टेम्परेचर की दोनों की वैल्यू दे रखी है, राइट। हमें पता है यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेंट ऑफ इक्वेशन लगाएंगे, जो क्या होता है ln
K2 बाय K1 इक्वल टू डेल्टा एच बाय आर 1/T1 माइनस 1/T2। K2 की यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और K1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और टेम्परेचर को दोनों को जो है हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है, राइट। 225 का कितना आएगा हमारे पास 298 आ जाएगा और 40 का कितना आएगा 313 केल्विन आ जाएगा, राइट। ये वैल्यू पुट करना है और आर की जगह में क्या पुट करना है यहाँ पे 8.314 पुट करना है। फिर जब हम डेल्टा एच को फाइंड आउट करेंगे कितना आएगा हमारे पास, वो आएगा 33,125 आ जाएगा, राइट। और हमें इक्वेशन पता है डेल्टा जी क्या होता है हमारा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के इक्वल होता है, राइट। और हम जानते हैं डेल्टा जी गिव फ्री एनर्जी इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हम कैसे निकालते हैं, इक्वल टू किसकी होती है माइनस के आर ई टी एल एन के इक्विलिब्रियम होती है, राइट। माइनस आर की जगह करें इनपुट हम 8.314, टेम्परेचर कितना है 298 मल्टीप्लाई बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दे रखा है 1.80 इंटू 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब दे रखा है। तो यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, वो आएगी -18,560 आ जाएगी, राइट। अब इस डेल्टा जी की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, डेल्टा एच हमने निकाल दिया, यहाँ पे पुट करना है टेम्परेचर में, यहाँ पुट करना है यहाँ पे 298 केल्विन पुट करना है और यहाँ से हम डेल्टा एस की वैल्यू निकालेंगे, वो अप्रोक्स 175.2 के पास आ जाएगी, राइट। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। जनरली ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देना चाहिए अगर कैलकुलेटर हमारे पास एग्ज़ाम में हो ना, अगर नेगेटिव ना हो तो तुक्का ही मारो फिर।